I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप ये चैनल को न्यू हैं तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और आपने यदि हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और आप लोगों को यदि इंटरेस्ट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ और नोट्स मिल सकते हैं, तो आप नीचे वाले ग्रुप जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर नंबर 7 है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11 से है। और इस टॉपिक में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो ये हैं। इनमें से जो ऊपर वाले 4 टॉपिक्स हैं, जो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, ये ऑलरेडी हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के वीडियो में कवर किए हैं और कुछ पॉइंट्स इसके भी कवर कर दिए हम। तो आज इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है जो इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड है और जो कवर करेगा रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। तो आइए शुरू करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। तो हमने पहले तो पिछले वीडियो में जो एंड किया था वो हमने किया था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी से। आज हम जो देखेंगे वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो पीरियोडिक टेबल 3 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटालॉइड्स। मेटल्स जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलता है, ठीक है। तो आपका पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है, करेक्ट। तो जो मेटल्स है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ठीक है। ये पी ब्लॉक है जो ज्यादा बड़ा होता है इस ब्लॉक से, क्योंकि इसमें 2 ही ग्रुप है और इसमें आपके जो है 3-4 ग्रुप होते हैं और नीचे एफ ब्लॉक होता है। तो मेटल्स होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, आपके नॉन मेटल्स होते हैं एक्सट्रीम राइट में और मेटालॉइड्स जो है वो जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेटालॉइड जो है एक्चुअली पी ब्लॉक एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं और जिगजैग फॉर्म में। तो जिगजैग के इस साइड में लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल्स, उसके राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स और बीच में होते हैं मेटालॉइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और उस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है वो ज्यादा अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, इसलिए मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और वो जो कंपाउंड बनाते हैं, जो मेटल्स दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, वो बनाते हैं बाय लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेटल्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर सकते हैं, इसलिए वो दूसरों के साथ जब कंपाउंड बनाने जाते हैं वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बनाते हैं। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो नॉन मेटल्स एक्चुअली जनरली बहुत ही खराब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं और वो जो कंपाउंड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके वो होता है बाय गेन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने शेल में वो कंपाउंड बनाते हैं। तो मेटल्स का बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं सोडियम, जो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किसी के साथ भी कंपाउंड बनाने के लिए। और नॉन मेटल का एग्जांपल है फ्लोरीन, जो किसी भी कंपाउंड के साथ जो किसी भी एटम के साथ कंपाउंड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, अभी जो आपको समझना है कि मेटल नॉन मेटल ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ वापस मूव करना होगा। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते क्या है वो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज देख लीजिए और समझ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी है वो क्या होता है, ग्रुप में जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होते जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आयोनाइजेशन जो गेन एंथैल्पी है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेंडेंसी जो उस इलेक्ट्रॉन का है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है लूज होने का, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप ग्रुप पे ऊपर से नीचे मूव करोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पाएगा। और इसके वजह से जो मेटेलिक कैरेक्टर है, कोई भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कैपेसिटी बढ़ता जाता है। और वैलेंस लूज कैपेसिटी कौन करते हैं? मेटल्स। इसलिए कोई भी एलिमेंट ग्रुप में जाओगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकता है, और इसलिए वो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बट अब अक्रॉस द पीरियड, अब अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? अक्रॉस द पीरियड जो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आप पीरियड में मूव करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आपका आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होने से उसका जो लॉस करने की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की लूज होने की कैपेसिटी, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। तो अक्रॉस द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप पीरियड में मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू और भी ज्यादा नेगेटिव होती जाती है, और भी ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो इजिली और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है मतलब अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है। बट अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। बट अब अक्रॉस द ग्रुप बात करते हैं। जैसे आप अक्रॉस द ग्रुप बात करोगे ऊपर से नीचे तक, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और भी लेस नेगेटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द ग्रुप कम होते जा रहा है। तो पीरियड की बात करें ऊपर से, मतलब लेफ्ट से राइट में, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो क्या हो रहा है? आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। बट ग्रुप में जब आप बात करोगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? कोई भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होके कुछ कंपाउंड बनाना, मतलब उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो भी एलिमेंट्स हैं जो इनर्ट गैस के पहले आते हैं, जैसे ग्रुप 15, 16, 17, ये वाले एलिमेंट्स जो इनर्ट गैस के पहले आते हैं, वो रिएक्ट करते हैं कोई भी कंपाउंड के साथ बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है, अपना आउटर मोस्ट शेल में अपना ऑक्टेट, मतलब अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो लोग इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। पर जो भी एलिमेंट्स जो है इनर्ट गैस के बाद आते हैं, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं? कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट जो पहले आ रहे हैं इनर्ट गैस के, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इनर्ट गैस के बाद आते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्मॉलेस्ट है एलिमेंट के लिए जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो सबसे कम है, जबकि उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी लेस नेगेटिव है। बट आप राइट साइड के एलिमेंट्स की बात करो तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा नेगेटिव, मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर सकता है एक्सट्रीम राइट में, जिससे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कंप्लीट हो जाए। इसलिए इससे क्या पता चल सकता है कि जो एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? जो एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट्स है जैसे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, वो एलिमेंट्स इजिली अपना
इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 18 क्योंकि वो पहले से सेटिस्फाइड है, तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों भी साइड के एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देने में, एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 18 इलेक्ट्रॉन लेने में। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कहां पाए जाते हैं? एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो सबसे रिएक्टिव एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट्स हैं, जो जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट जो एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। एक इलेक्ट्रॉन इजिली दे देता है और रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट का एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या है, वो रिएक्ट करता है बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट कर जाता है और बना देता है ऑक्साइड। बहुत जल्दी ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। और इनका जो ऑक्साइड होता है, जैसे सोडियम मेटल जो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, Na reacts with O2 to give you Na2O, ठीक है, बहुत इजीली। अब ये जो ऑक्साइड है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट ने बनाया है, वो बहुत ही इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। तो जो ऑक्साइड है वो क्या करेगा, ग्रुप 1 का वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको दे देगा एक बेस। ये बात हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट की। अब एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट की बात करते हैं। तो एक्सट्रीम राइट का एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बहुत जल्दी ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लोरीन का, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे रहा है आपको ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, जो बहुत ही जल्दी वापस वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको दे देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या होते हैं, मेटल्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड देते हैं, करेक्ट, क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन देता है मेटेलिक ऑक्साइड, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके देते हैं बेसिस। तो मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के रिएक्ट करके क्या देते हैं, बेस। अब एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट बात करते हैं। तो एक्सट्रीम राइट पे क्या है, नॉन मेटल, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या दिया उन्होंने, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो देता है एसिड। मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स देते हैं एसिड और मेटल के ऑक्साइड देते हैं बेस। अब हम बात करते हैं एलिमेंट जो सेंटर में प्रेजेंट है, जो इस लेफ्ट और राइट के बीच में प्रेजेंट है। वो एलिमेंट्स होते हैं एम्फोटेरिक, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। क्यों? क्योंकि Al2O3 वाटर के साथ रिएक्ट होके वो एसिडिक भी दे सकता है और बेस भी दे सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल भी कंपाउंड भी दे सकता है या फिर एसिड भी दे सकता है, बेस भी दे सकता है, इसलिए एम्फोटेरिक की नेचर है। तो एक्सट्रीम जो लेफ्ट है वो मेटल्स हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट होकर बेस देते हैं। एक्सट्रीम राइट में जो प्रेजेंट है वो नॉन मेटल्स है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आपको क्या देते हैं, नॉन मेटल्स आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, वो देते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होके देते हैं एसिड। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। अब इसी पे बेस्ड आपको आगे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, तो इसलिए वो सीक्वेंस याद रखना है। अब चेंज इन एटॉमिक रेडियाई जो है, ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स हैं, वेरी गुड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनर ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एटॉमिक रेडियाई का चेंज है वो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल, जिसकी वजह से ये दोनों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं, सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एक जैसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं।
और उनकी आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होती है, इसलिए हम डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक को स्पेशली यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम मेन ग्रुप दैट इज एस और पी ब्लॉक को यहाँ पे मेन स्टडी कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, जी सल्फर एंड बी आर जो है ग्रुप 14, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। आपको इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का पता लगाना है जब जी और एस रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और जब जी और बी आर रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या और वैलेंसी क्या है वो बताया। तो जी बिलोंग होता है ग्रुप 14 को, उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP2, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 और वैलेंसी हो गया 4। सल्फर बिलोंग होता है ग्रुप 16 को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4, जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और वैलेंसी हो गया 8 - 6 दैट इज 2। Br बिलोंग होता है ग्रुप 17 को, उसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी 8 - 7 दैट इज 1। अब जो सल्फर है वो ज्यादा, हम पहला वाला कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जी एंड सल्फर को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जी और सल्फर में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो ज्यादा राइट साइड में, तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अभी क्या होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो अब ये सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सुन लो। अब उसके बाद पहले आपको क्या करना है, दोनों एलिमेंट लिखना है, जी और सल्फर लिख लिया, दोनों की वैलेंसी लिखना है। तो जी का वैलेंसी क्या था 4, सल्फर का क्या था 2, तो दोनों वैलेंसी हमने लिख दिया 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली उनके नीचे। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जी को हो जाएगा 2 इसलिए हो गया G2, सल्फर के पास आया 4 इसलिए हो गया S4, क्योंकि उन्हें सेटिस्फाई करना है। ये हो गया उनका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला क्या है G2S4। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो ये 2 और 4 एक दूसरे से डिविजिबल है, तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो G हो गया 1 क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया एज अ होल दोनों को, तो G हो गया 1, सल्फर हो गया 2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है GeS2। वैसे Br और G में कंपेयर करें तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है एज कंपेयर टू G। अब इनका एम्पिरिकल फार्मूला पता लगाना है, तो पहले Br लिख लीजिए, G के नीचे उसकी वैलेंसी, Br के नीचे उसकी वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हो गया GeBr4। इधर कोई कॉमन रेशियो नहीं निकाल सकते, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम है GeBr4। इतना सिंपल है ये फॉर्मूला निकालना। नेक्स्ट है आपको केमिकल इक्वेशंस लिखना है, रिएक्शन लिखना है, Na2O और Al2O3 का रिएक्शन विथ HCl और NaOH के साथ। ठीक है, पहले उनकी रिएक्शन लिखो, उस रिएक्शन पे बेस्ड आपको बताना है कि Na और एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में कहां प्रेजेंट है, और नेक्स्ट थिंग कि उनके जो ऑक्साइड्स हैं, जो सोडियम का और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा या एम्फोटेरिक होगा। तो पहले है Na2O, तो Na2O जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो ये जो Na2O है वो है मेटेलिक ऑक्साइड, करेक्ट, क्योंकि सोडियम मेटल है। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड जब भी एसिड का रिएक्ट होगा तो देगा सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, हमने अभी स्टडी किया था, मैंने बोला था आपको याद रखने। तो मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट होके, क्योंकि आपको ये याद रखना है हमेशा, एसिड प्लस बेस ऑलवेज गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है जो एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, आपको दे रहा है सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। पर मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है इसलिए बेस के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये कंफर्म करता है कि Na2O रिएक्ट करता है सिर्फ एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर देने के लिए, इसका मतलब Na2O बेसिक ऑक्साइड है। इसका मतलब Na बहुत ही रिएक्टिव मेटल है क्योंकि सिर्फ मेटल ही बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है Al2O3।
Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करके देता है AlCl3 plus H2O और AlCl3 वापस NaOH के साथ रिएक्ट करके देता है NaLO2 plus H2। इसका मतलब Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी, सॉल्ट और वाटर देने के लिए। अब कोई ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है सॉल्ट वाटर देने के लिए और बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है सॉल्ट और वाटर देने के लिए, मतलब वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब वो ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड भी है और बेसिक ऑक्साइड भी, कंडीशन पे डिपेंड। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है बेसिक ऑक्साइड, जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब बन रहा है एसिडिक ऑक्साइड, इसलिए एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी है मॉडरेट। ठीक है, ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना वो एक्सट्रीम राइट में, तो कहाँ प्रेजेंट है, वो सेंटर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, मतलब एस और पी ब्लॉक में सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑक्साइड एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, उसके बेसिस पे वो किस तरह का ऑक्साइड है और वो कहाँ पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। और इस तरह से हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और थैंक यू। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप फ्रीली askyadoubts04@gmail.com पे मुझे पूछ सकते हो। और जाने से पहले, you can't always have a good day, but you can always face a bad day with a good attitude. And that's all for today. Thank you. Always stay tuned.